हॅलो. हा सर, आज ऍक्च्युली 2 दिवसापासून मी येण्याचा प्रयत्न करतोय पण मीटिंग होऊन होती, तर मी आज येऊन जाणार तिकडे. हा, ते ऍक्च्युअली काय होतंय थोडं. इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसके एक्चुअल में 3 पार्ट्स है वाइब्रेशन के। एक तो ऑसिलेशन है, दूसरा सुपरपोजिशन ऑफ वेव है और तीसरा फिर वेव ऑप्टिक है। तो आपको वेव का वेव मोशन का टॉपिक है आगे का, फिर ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये तीनों एक साथ पढ़ने पड़ेंगे तब जाके आपको पूरा सब कुछ समझेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको क्विक रिवीजन देके आगे चला जाता हूँ, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इसको बोलेंगे। पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मतलब क्या होता है समझ लो। जब दो वेव्स एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी प्रोग्रेशन के टाइम, तब उनमें सुपरपोजिशन ये कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। मतलब हमने रेजोनेंस ये कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, नहीं तो एम्पलीट्यूड घट जाती है। तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ना नहीं तो घटना, ये जो फेनोमेनन है, ये फेनोमेनन किसी वजह से होता है, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से होता है। अब चलो पहले देखते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या होता है। शॉर्ट में ले रहा हूँ, तो बाद में ये फिर से रिपीट होगा नए बच्चों का, लेकिन बाकी के बच्चों के लिए थोड़ा क्विक में चलेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव किसको बोलेंगे? तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, each particle in a medium execute the same type of vibration. Particle vibrates about their mean position performing simple harmonic motion. मतलब हर एक जो पार्टिकल रहेगा वो प्रीवियस वाले का मोशन को परफॉर्म करेगा। मतलब आगे वाले पार्टिकल को पीछे वाला पार्टिकल परफॉर्म करेगा, तो हम उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे। मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो वेव प्रोग्रेशन कर रही है, मतलब आगे जा रही है। जैसे कि अगर कोई एक वेव है ऐसे इस तरह से, वैसे आगे आगे जा रही है। तो इसमें क्या हुआ, ये पिछला वाला जो पार्टिकल था उसकी मोशन को या ये आगे वाले पार्टिकल ने परफॉर्म किया, मतलब उसी डायरेक्शन में और वही पाथ पे। तो यहाँ का जो पाथ है और यहाँ का जो पाथ है, देखो ये हर एक मोलिक्यूल अपने अपने पीछे वाले को ट्रैक करके आगे चलता है। तो इस टाइप के वेव्स को हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है। जो पिछला वाला मॉलिक्यूल, पिछला वाला पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करके मीन पोजीशन की तरफ उसको लेके आएगा, नहीं तो ऐसे वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेटरी मोशन देगा, उस टाइप के वाइब्रेशंस को हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव होता है। आगे चलते हैं। ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ अ मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये भी आइडियल कंडीशन है कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड रहेगी आपकी, पीरियड रहेगा और फ्रीक्वेंसी रहेगी वो सेम रहेगी प्रोग्रेसिव वेव की, ठीक है। सो तो अगर समझो कोई वेव है इस तरह से, तो हर जगह पे वो वेव्स की जो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फिर टाइम पीरियड होता है। मतलब एक साइकिल को लगने वाली ये इतनी एम्पलीट्यूड है समझो ए, तो यहाँ पे भी वही ए रहेगी, इतनी एम्पलीट्यूड भी ए ही रहेगी। तो एम्पलीट्यूड हर जगह पे सेम रहती है। फिर फ्रीक्वेंसी का सवाल, तो ये अगर एक सेकंड में एक साइकिल जा रहा है, तो दूसरे सेकंड में भी एक ही साइकिल जाएगा, तीसरे सेकंड में भी एक ही साइकिल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, देखो, है ना। और रहा सवाल टाइम पीरियड का, तो एक सेकंड में एक साइकिल जा रहा है, एक साइकिल के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है? 1 सेकंड। फिर दूसरे साइकिल के लिए भी 1 सेकंड ही लगेगा। फिर टाइम पीरियड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से टाइम पीरियड सेम हो जाता है, ठीक है। ये दोनों साइमल्टेनियसली आएंगे। एम्पलीट्यूड सेम होती है प्रोग्रेसिव वेव की, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको याद रखो आप। एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। आगे चलते। द फेज चेंज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। हेलो, डाउट है किसी को? ओके। नो सर। सो फेज जो होता है वो चेंज होते रहता है, मतलब स्टेट ऑफ वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली स्टेट ऑफ वाइब्रेशन चेंज होते रहेगा। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन चेंज होगा मतलब क्या, आपका जो कंटिन्यूअसली जो फेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, तो ये फिलहाल जीरो फेज मतलब क्या, वो एंगल मतलब 0 डिग्री π/2 डिग्री को घुमा, ये ऐसे घूमती है ना वेव, मतलब ऐसे डिग्री में, फिर π/2 डिग्री, फिर π डिग्री, फिर ये ऐसे जाएगा 3π/2 डिग्री को, फिर 0 को आएगा, फिर 0 से 2π को जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली वो वेव घूमती रहती है, ठीक है। ये डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में देखा है हमने। तो ये समझो वेव जा रही है, उसको हम अगर हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो ये इस तरह से वेव जा रही है। यहाँ पे ये π/2 डिग्री को जाएगी, फिर ये π डिग्री को जाएगी, फिर ये यहाँ पे 3π/2 डिग्री को जाएगी, फिर यहाँ पे 2π डिग्री को जाएगी। तो हर वक्त फेज जो होगा वो आपका चेंज होते रहता है, मतलब हर डिग्री में वो अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है, ठीक है। तो ये फेज चेंज आपको हर वक्त दिखेगा, किसमें? प्रोग्रेसिव वेव में। अगर स्टेशनरी वेव रही तो आपको फेज चेंज दिखेगा नहीं, क्योंकि वो वहीं पे रह जाती है वो वेव। अगर कोई स्टेशनरी वेव है तो वैसे ही दिखती, मतलब ये वेव ये ऊपर वाले को कैंसिल कर देती है, तो इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं दिखता, वो वेव हमें ऐसे स्टेबल दिखती है। मतलब ऐसे एक्चुअल में इम्पैक्ट उसका नल होता है, जीरो, स्ट्रेट लाइन। तो इसको वेव को स्टेशनरी वेव बोलते हैं, वो भी पढ़ेंगे अब स्टेशनरी क्या होता है, पहले प्रोग्रेसिव समझ लो। नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट द रेस्ट
each particle comes to rest momentarily while at the extreme position of vibration. So यहाँ पे कोई भी पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में नहीं होता, वो कंटिन्यूसली मूव होते रहता है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन को रेस्ट में आ जाता है, फिर से वापस मूव हो जाता है वहां से रिफ्लेक्शन लेके। अगला प्रॉपर्टी जो उसका, पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन से पास होगा तब सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी रहेगी। ये हमने वाइब्रेशन चैप्टर में देख लिया है पहले। आपने वो पेंडुलम देखा था, देखो ये मीन को मैंने बोला था, तो यहाँ पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहती है जब वो इससे पास होगा, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा मीन पोजीशन को मिलती है, स्ट्रीम को सबसे कम वेलोसिटी मिलती है, स्ट्रीम को वो जाके रेस्ट में आ जाता है, वहां से वापस आता है, ठीक है। During the progression of wave, energy is transferred along the wave. There is no transfer of pattern. ये सबसे important चीज है। जो भी प्रोग्रेसिव वेव रहती है वो साइमल्टेनियसली अपने साथ एनर्जी को ट्रांसफर करती है, ठीक है। एनर्जी को ट्रांसफर किया जाएगा, मैटर को नहीं। मैटर मतलब क्या, मास वगैरह को नहीं ट्रांसफर करेगा, वो बस एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सन है। सन से अर्थ की तरफ प्रोग्रेसिव वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई सन का मैटर हम यहाँ पे उठा के नहीं लेते, मतलब मैटर नहीं आता है, कोई मास नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो हीट एनर्जी है और लाइट एनर्जी है, दोनों एनर्जी ये प्रोग्रेसिव वेव उठा के हमारे अर्थ पे लेके आती, तो वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, मैटर को नहीं ट्रांसफर करती, ठीक है। आगे चलते। The wave propagates through the medium with a certain velocity. This velocity depends on the properties of the medium. So wave अगर एक मीडियम से जिस वेलोसिटी में जाएगी, वो वेलोसिटी किस पे डिपेंड रहेगा, वो मीडियम पे डिपेंड रहेगा कि आपका मीडियम कितना डेंसर है और कितना रेयर है, ठीक है, वो उस पे डिपेंड है। आप कौन सी वेव की बात कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करते हैं तो ये साउंड वेव होती है समझो, इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जितना मीडियम डेंसर रहेगा, मतलब डेंसिटी जितनी हाई रहेगी, उतना इसका वेलोसिटी भी ज्यादा होता है। तो ये पता होगा आपको, जितना डेंसर मीडियम उतनी वेलोसिटी ज्यादा साउंड की। तो आपको इसका रीजन, गिव द रीजन आपको शायद 10 तक होता था कि विंटर में, नहीं तो रेनी सीजन में हम अगर यहाँ से कोई आवाज देते हैं तो वो बहुत दूर तक जाती है और यहाँ पे भी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, ठीक है। मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा और ये जो साउंड की वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी। समझे क्या? लाउड साउंड आपको रेनी सीजन में सुनने को मिलता है, बहुत दूर से भी। रेनी में नहीं तो आपको विंटर में भी सुबह में, मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि कोई रेलवे वगैरह आती है तो बहुत दूर, मतलब 1-2 किलोमीटर से हमको आवाज आता है रेलवे, तो वो सुबह में आता है, दोपहर में नहीं आएगा वो। सुबह में क्यों आएगा वो? क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होता है एयर में, सो ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपको लाउड साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है उसकी, जो वेलोसिटी है वो मीडियम पे डिपेंड है, मीडियम कितना डेंसर है और कितना रेयर है उस पर वो डिपेंड रहेगा। तो तीसरी चीज 8 नंबर की प्रॉपर्टीज, प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव। क्या फर्क होता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव में? कौन बताएगा क्या फर्क होता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव में? किसी को नहीं पता? ट्रांसवर्स वेव लाइट का एग्जांपल है और ये साउंड का, इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है। मतलब जो प्रोपोगेशन, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो भी आपका पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब ये से, तो ये पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट देता है ना, ये एक्सिस जो है आपका, ये एक्सिस है, इसको वो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलता है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इस टाइप के वेव को लाइट बोलते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और लॉन्जिट्यूडनल जो होता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट बोलने की जगह पे आप इसको मोशन भी बोल सकते हो। मोशन जो है, मोशन पैरेलल टू द एक्सिस होता है, ठीक है। तो पैरेलल टू द एक्सिस का मतलब क्या, ये इस तरह का रहेगा। तो अगर हम समझो इसे बैंड लेते हैं,
तो यहाँ पे रेडिफ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेडिफ्रैक्शन ऐसे आपको मिलते रहते हैं। जैसे कोई कॉम्प्रेशन मिला, फिर एक रेडिफ्रैक्शन मिलेगा, फिर उतने ही एम्पलीट्यूड का कॉम्प्रेशन मिलेगा, फिर रेडिफ्रैक्शन मिलेगा। तो ये कॉम्प्रेशन रेडिफ्रैक्शन का चलता रहता है साइमल्टेनियसली, कॉम्प्रेशन रेडिफ्रैक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसका मोशन जो है वो देखो ऐसे ऐसे चलता है। कॉम्प्रेशन मतलब आगे जाता है, फिर कॉम्प्रेस हो जाता है, फिर आगे जाता है, फिर कॉम्प्रेस हो जाता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो ऐसे आगे पीछे मतलब इसका जो मोशन है वो ऐसे चलता है, ऐसे आगे पीछे, और इसका मोशन ऐसे ऊपर नीचे। तो ट्रांसवर्स वेव में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आपकी जो मोशन है वो कैसे चलती है एक्सिस को। अगर वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस चलती है तो ट्रांसवर्स वेव, अगर वो पैरेलल टू द एक्सिस को, नहीं तो एक्सिस को कोइंसिडेंट चलती है आगे पीछे, तो वो लॉन्जिट्यूडनल वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव साउंड वेव का एग्जांपल है, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लाइट वेव है। क्लियर है अभी? तो प्रोग्रेसिव वेव, दोनों प्रोग्रेसिव वेव है क्योंकि दोनों आगे आगे चलती है, पीछे के पार्टिकल को पाथ को ट्रेवल कर, मतलब आगे के पाथ को, आगे के पार्टिकल के पाथ को ट्रैक करके पीछे का पार्टिकल प्रोपोगेट होता है, ऐसा है वो। ठीक है, इन द ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये दिया मैंने, वो क्रीस्ट और ट्रफ के फॉर्म में प्रोपोगेट होगा। लॉन्जिट्यूडनल वेव जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कॉम्प्रेशन और रेडिफ्रैक्शन के फॉर्म में, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है, मतलब एक एक्सिस को प्रोपोगेशन में होता है, वो बता दिया है मैंने भी। आगे चलते, बोथ द ट्रांसवर्स as well as the longitudinal mechanical waves can be propagated through the solid, but only longitudinal wave can propagate through the fluids। तो इनमें से ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका, और इसकी वजह से हमें कुछ एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से समझे। जो ट्रांसवर्स वेव होता है वो ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल वेव, मतलब ये दोनों जो वेव है, ट्रांसवर्स भी और लॉन्जिट्यूडनल भी, ये दोनों मैकेनिकल वेव सॉलिड से पास हो जाते हैं आराम से, मतलब दोनों के दोनों पास होते हैं सॉलिड से। अगर मैं एक सॉलिड रखूं तो ये सॉलिड से ट्रांसवर्स वेव भी जाएगा और लॉन्जिट्यूडनल वेव भी जाएगा, ठीक है, ये दोनों के दोनों पास होंगे। लेकिन अगर मैं लिक्विड रखूं तो लिक्विड में से जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होता है वो पास नहीं होता, मतलब लॉन्जिट्यूडनल जो होता है वो पास होता है, ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो पास नहीं होता, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव को जो मैटर है ना यहाँ पे, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू द फ्लूइड्स। मतलब अगर मैं ट्रांसवर्स वेव भेजूं तो यहाँ पे अटक जाएगा वो लिक्विड में, यहाँ पे उसके आगे वो पास नहीं होता है ट्रांसवर्स वेव। लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव की अगर बात करो तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये साउंड वेव जो होता है मतलब ऐसे, ये वाटर से भी पास होगा और आगे आपको यहाँ पे सुनाई देगा, ठीक है, वाटर से आगे जाके। तो लिक्विड में फ्लूइड आता है एक्चुअल में, यहाँ पे फ्लूइड का मतलब होता है गैस एज वेल एज लिक्विड, मतलब दोनों केसेस में। तो गैस में और लिक्विड में दोनों में लॉन्जिट्यूडनल वेव पास हो सकता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव पास नहीं होता। सॉलिड की अगर बात करूं मैं तो सॉलिड में दोनों के दोनों वेव्स पास होते हैं। क्लियर है टॉपिक? ये पूछा गया एक बार सवाल, मतलब शायद डेप्यूटी कलेक्टर के एग्जाम में एमपीएससी में एक बार पूछा गया था ये सवाल, इस चैप्टर में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो ये भी एक क्वेश्चन था। और इसका रीजन ये क्यों पूछा गया था उसका रीजन भी था वहां पे, क्योंकि जो आपको पता होगा अर्थ का जो कोर है ना, मतलब ये अर्थ है ऐसे, और ये अर्थ का मेंटल, फिर क्रस्ट, फिर ऐसे पूरा ऐसे सेक्शन लेके फिर लास्ट में कोर आता है ऐसे, बराबर है। वो कोर जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब वो लिक्विड है ऐसा लावा जैसा। तो वो लिक्विड है आपको कैसे पता चलेगा, आपने तो जाके नहीं देखा वहां पे। तो ये एप्लीकेशन लेके उसने वो क्वेश्चन पूछा था साइंटिफिक अप्रोच से, कि अगर मतलब साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चला कि ये लिक्विड है, वो तो जाके नहीं देखा ना, किसी ने अर्थ के कोर तक आज तक कोई नहीं गया है, जा भी नहीं सकता, इतना टेम्परेचर होता है उधर, लावा है पूरा अंदर। तो ये जो कोर है मतलब उसको निफे बोलते, निकेल और फेरस का कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है। तो ये इनको कैसे पता चला कि ये लिक्विड है, तो इन्होंने क्या किया, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव को भेजा, तो वो उसमें से पास होके यहाँ से मिल जाता है आपको उसका डिटेक्शन। लेकिन जब हम नहीं, हाँ, जब हम ट्रांसवर्स वेव भेजते हैं एक ट्रांसवर्स वेव तो अटक जाती, मतलब इसके यहाँ पे आपको कोई ट्रांसवर्स वेव का डिटेक्शन नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब है कि ये बाहर से अगर मैं आप यहाँ से भेजू तो ट्रांसवर्स वेव हट जाती है, लेकिन सेंटर से कभी नहीं निकलती हो बिल्कुल बाहर, तो बीच में कोई तो भी लिक्विड होगा इसलिए तो नहीं निकलती। तो उससे फिर हमको कंक्लूजन मिला साइंटिस्ट लोगों को कि ये जो बीच में जो मटेरियल होगा वो लिक्विड होगा, इसलिए की वजह से ट्रांसवर्स वेव जाता नहीं है और लॉन्जिट्यूडनल वेव पास हो जाता है। समझे क्या? समझे क्या? तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये एमसीक्यू में कुछ जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो एक सिंपल लाइन पंच लाइन बन के आ जाता है और आपको उनको टैकल करना होता है। तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पता होनी चाहिए कम से कम।
फिर आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको देखेंगे। इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है। देखो ये बाकी का कुछ चीजें नहीं है, बस वो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वगैरह ऐसी तीसी बातें हो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में अगर कौन सा मीडियम कैसे रहा तो क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। सो मतलब ये यूपीएससी की बात है, जेई में पूछी जाती है वो, क्योंकि आपका सिलेबस ही हो तो उसमें तो आएंगी। लेकिन यूपीएससी एमपीसी में भी इसका वेटेज है, मतलब अच्छा टॉपिक दिया माना जाता है इसको, तो इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेशन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। सो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, तो अगर इसका मैं एनिमेटेड वीडियो आपको अगले लेक्चर में दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए यहाँ पे ध्यान दो। अगर कोई ट्रांसवर्स वेव ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, ठीक है, तो उसी का रिफ्लेक्शन होके नीचे ऐसे निकलता है, मतलब उसका फेज चेंज हो जाता है पाई डिग्री से। मतलब एक क्रिस्ट गया तो ट्रफ निकलेगा, समझे क्या? अगर क्रिस्ट जाएगा तो ट्रफ निकलेगा ऐसे बार। तो ये ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन होता है। किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट को अगर हम उसको मतलब क्या करें, स्ट्राइक करें, अगर वो डेंसर में रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तब जाके उसका क्रिस्ट ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एग्जांपल आपको देखना पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 दिया है आपको। अगर मीडियम डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ अगर वो जाएगा, मतलब ऐसे हो रहा है रिफ्लेक्शन कि वो क्रिस्ट आ रहा है डेंसर मीडियम से और जा रहा है रेरर मीडियम में, तो फिर चेंज रहेगा सिस्टम में। मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ये एक्चुअल में मीडियम पे डिपेंड है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का सवाल। अगर आपका मीडियम, समझो आप रेरर मीडियम से कस में जा रहे हैं, डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, ठीक है, और डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में आ रहे हैं, तो इस पे ये डिपेंड रहेगा। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूँ तो रेरर से डेंसर, रेरर का मतलब समझता है क्या, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी उससे डेंसिटी ज्यादा वाले मटेरियल में जाएंगे, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उससे कम डेंसिटी वाले मटेरियल में जाएंगे। मतलब उस मीडियम में अगर आप पास होंगे, ट्रांसवर्स वेव को पास करेंगे, तो जब भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट को ये स्ट्राइक होता है ट्रांसवर्स वेव, तो ये जब रिफ्लेक्ट होता है ना, उस रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स है। वो रूल क्या है, अगर ये जाते टाइम ऐसे क्रिस्ट गया, यहाँ पे क्रिस्ट टच हुआ, ये क्रिस्ट था, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्शन के टाइम भी वो क्रिस्ट होके ही रिफ्लेक्ट होगा, बस फेज चेंज कर देगा, समझे क्या? मतलब उल्टा ऐसे, क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज नोट करने जैसी है कि क्रिस्ट का क्रिस्ट ही मिला, लेकिन फेज चेंज होके मिला, मतलब क्रिस्ट का ट्रफ मिला, एक मिनट, ट्रफ है ये। सो क्रिस्ट जो अब जब जाता है तो उसका ट्रफ हो जाता है, और वो फेज चेंज कितना होता है, पाई डिग्री से चेंज हो जाता है वो, मतलब पूरा पाई डिग्री, एक साइकिल, एक छोटा साइकिल मतलब क्या होता है, एक हाफ पाई डिग्री का होता है, तो पाई डिग्री से फेज चेंज कर लेता है। अगर हम टेंसर मीडियम से मीडियम में शिफ्ट करेंगे, एक क्रिस्ट जाता है उसकी तरफ, ठीक है, तो वो वापस से क्रिस्ट में ही मिलता है हमको, समझे क्या? मतलब क्रिस्ट अगर बम्बार्ड होगा किसी वेव का रिजिड सपोर्ट पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसको क्रिस्ट ही मिलेगा। कब? जब वो डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगा, तब उस टाइम। तो यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं होगा, हम यहाँ पे बोलेंगे नो फेज चेंज, क्योंकि फेज चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि आपको क्रिस्ट दिया और क्रिस्ट ही मिला। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन में फेज चेंज नहीं होता है, क्रिस्ट की जगह पे क्रिस्ट ही मिलता है। यहाँ पे क्रिस्ट की जगह पे ट्रफ मिलता है, सो फेज चेंज आता है पाई डिग्री का। ये क्लियर है क्या सबको? हाँ, ये क्लियर है क्या सबको? यस सर। कब से कब जाए, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है क्या? हेलो? नो। हाँ, ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुत बार थ्योरी में, कि आप कौन से किसमें कब क्या होगा। तो रेरर से डेंसर में जाएंगे तो क्रिस्ट का ट्रफ हो जाता है, फेज चेंज होता है पाई डिग्री से। डेंसर से रेरर में जाएंगे तो फेज चेंज नहीं होगा, क्रिस्ट का क्रिस्ट मिलेगा, ट्रफ का ट्रफ मिलेगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा, फेज चेंज जीरो रहेगा, लेकिन जो दिया जाएगा वही आपको रिफ्लेक्शन में वापस मिलेगा। ये टॉपिक आपके लिए कॉम्पिटिटिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे टॉपिक में, ठीक है? रफ करता हूँ फिर इसको। तो ये पूरा एक्टिविटी से आपको बताया गया यहाँ पे कि क्या हो रहा है। मैंने अभी बोला आपको, देखो जब ये डेंसर से रेरर में जाता है, तब जब क्रिस्ट जाएगा तो इनको तो क्रिस्ट ही वापस मिलेगा आपको, डेंसर से रेरर में जाते टाइम। और जब ये रेरर से डेंसर में जाता है तो क्रिस्ट जाता है तो ट्रफ वापस मिलता है, तो पाई डिग्री का डिफरेंस आएगा, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम्पल Yes, नंबर sir. 3 बोला गया है इसमें। देखो एग्जाम, ये कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप वो कितना पढ़ते इसको कोई मतलब नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, सब समझ आएगा।
एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो ऐसे केसेस दी जाती है आपको। ये मैंने पहले केस लिया, दूसरे केस ली। पहले केस में क्या था देखो, क्रिस्ट भेज रहा हूं मैं, सो टेंसर मीडियम में उसको मैं भेजा, इन दिस केस हेवी स्ट्रिंग, एंड रेयर मीडियम में इन दिस केस लाइट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आपकी कैसी है वो उस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब आपकी लाइट स्ट्रिंग है या हेवी स्ट्रिंग है, डेंसर मीडियम में कैसे वर्क करेगी, रेयर मीडियम में कैसे वर्क करेगी। तो पहली वाली जो केस है, ए वाली केस, वो स्ट्रिंग जो है वो लाइट मतलब हेवी स्ट्रिंग है, मतलब ज्यादा वेट रहेगा उसका, ठीक है। ये हेवी वाली स्ट्रिंग का सवाल है, ये लाइटर वाली स्ट्रिंग का सवाल है। तो इसमें आपको क्या फिजिक्स दिखता है, तो अगर हम हेवी स्ट्रिंग को यूज करेंगे और डेंसर मीडियम भी यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको जब वो स्ट्रिंग को मतलब स्ट्राइक होके आएगा, तो आपको क्रिस्ट की जगह पे क्रिस्ट ही मिलता है। और ये ट्रफ की अगर हम लाइटर स्ट्रिंग यूज करेंगे तो हमें क्रिस्ट की जगह पे ट्रफ मिलेगा। समझे क्या, रिवर्स में ऐसे आके। अब यहाँ पे ठीक है, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, इसके केसेस को समझ लेते हैं, पॉइंट पढ़ के थोड़ा अच्छा समझेगा। देखो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है वो, टेक अ हेवी स्ट्रिंग P एंड अ लाइट स्ट्रिंग Q एंड जॉइन देम। अगर हम एक हेवी स्ट्रिंग P ले लेंगे और एक लाइट स्ट्रिंग Q ले लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने वो हेवी स्ट्रिंग एक्ट एज अ टेंसर मीडियम हो जाएगी और वो लाइट स्ट्रिंग जो है वो रेयर मीडियम की तरह वर्क करेगी। तो दोनों केस में क्या होगा, अगर हम एक वेव प्रोड्यूस करते हैं क्रिस्ट ऑन द हेवी वेव एंड स्ट्रिंग P मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन Q, सो ओ पॉइंट की तरफ हो जाएगी, और वो लाइटर वेव में मतलब रेयर मीडियम में कैसे हो जाएगा वो। सो आपको ऑब्जर्व होगा, देखो तो जो पल्सेस जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद हेवी स्ट्रिंग से, वो जो क्रिएट करेंगे तो वो लाइटर स्ट्रिंग पे भी क्रिस्टी क्रिएट करेगा। मतलब ये ऐसी चीज हो गई, देखो मैं मतलब थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझने के लिए प्रॉब्लम होता है ये पे। ये एक्चुअल में हेवी स्ट्रिंग है, देखो इसका थोड़ा विड्थ ज्यादा है, दिख रहा है क्या। ये हेवी स्ट्रिंग है, मतलब इसका वेट ज्यादा ज्यादा वाली स्ट्रिंग है। और ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली लाइटर स्ट्रिंग है, मतलब ये लाइटर स्ट्रिंग ऐसी मैंने इसे कनेक्ट कर दिया एक दूसरे को। फिर मैंने क्या किया, ये हेवी वाले स्ट्रिंग पे एक क्रिस्ट जनरेट किया और वो प्रोपोगेट होगा अभी। तो प्रोपोगेट होके कहाँ पे आएगा, क्यू को आएगा, बराबर है। तो वो जब क्यू को आता है ना, तो दूसरी केस में क्या हो जाता है, ये क्यू से फिर वही क्रिस्ट आगे प्रोपोगेट हो जाता है, मतलब क्रिस्ट ही प्रोपोगेट होगा। मतलब ये वो केस हो गई, आप हेवी से रेयर में जा रहे हो, समझे क्या। कौन सी केस है ये, हेवी से रेयर में जाने की, क्योंकि जो डेंसिटी जो स्ट्रिंग हेवी है उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो ये डेंसर मीडियम माना जाएगा, डेंसर मीडियम की तरह वर्क करेगा। और जो रेयर मतलब जो लाइटर स्ट्रिंग है उसकी डेंसिटी कम रहेगी, तो ये रेयर मीडियम माना जाएगा। तो ये उस रूल्स को फॉलो करेगा जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया। तो ये डेंसर मीडियम से, मतलब देखो डेंसर मीडियम से वो किस में जा रही है, रेयर मीडियम में। तो मैंने आपको बोला था डेंसर से रेयर जब जाता है वो, तब वो जो क्रिस्ट मिलता है तो आपको वापस भी क्रिस्ट ही मिलता है और फेज चेंज भी नहीं होता, मतलब नो फेज चेंज। तो रूल्स आप ठीक से याद रखो, डेंसर से रेयर में क्रिस्ट अगर दिया तो क्रिस्ट ही मिलेगा, ट्रफ अगर दिया तो ट्रफ ही मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नो फेज चेंज, मतलब कोई फेज चेंज नहीं होता है। अगर हुआ तो भी तो फिर 2 पाई में होगा, फिर 4 पाई में होगा, फिर 6 पाई में होगा, मतलब 0 2 पाई 6 पाई 4 पाई उसी उसी साइकिल को रिपीट करेंगे बार बार। तो ये चीज है यहाँ पे। तो ये देखो ये क्रिस्ट जा रहा था, तो आपको लाइटर मीडियम में मतलब रेयर मीडियम में भी आपको क्रिस्ट ही मिला, ये आउटपुट है उसका। तो क्रिस्ट का क्रिस्ट ही मिला, ऊपर भी मिला नीचे भी नहीं मिला, तो क्रिस्ट का क्रिस्ट मिलता है, ट्रफ का ट्रफ मिलता है, कोई फेज चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। क्लियर है ये चीज, हेलो, क्लियर है ये चीज, ओके। आगे चलते हैं। यस सर। अब ये देखो, अब हम यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग थी वो लाइटर स्ट्रिंग थी, मैंने लाइटर स्ट्रिंग को एक क्रिस्ट दे दिया, ठीक है। अब हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं उस पर ध्यान दो थोड़ा। ये लाइटर स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये हेवी स्ट्रिंग है। तो लाइटर स्ट्रिंग की डेंसिटी कम रहेगी, मतलब वायर की, और ये इसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी वायर की, तो मीडियम ऑब्वियसली वो है। अब अगर डेंसिटी इसकी कम है तो इसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, नहीं रेयर मीडियम बोलेंगे, ठीक है। और इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। क्लियर है, इतना कम से कम क्लियर होना चाहिए। तो
सीधी सी बात है, आप डेंसर की तरफ जा रहे हो कहाँ से? आप डेंसर की तरफ जा रहे हो कहाँ से? रेरर की तरफ से, ठीक है। सो रेरर से अगर डेंसर में जाएंगे तो मैंने आपको पिछले टाइम पे बोला था क्या हो जाता है आउटपुट में, अगर आप क्रिश दोगे तो वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आप ट्रफ दोगे तो वो क्रिश में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फेज चेंज करता है पाई डिग्री। सो फेज चेंज कितना आएगा? फेज जो बदलेगा वो पाई डिग्री से बदल जाएगा, मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रही है डायग्राम, देखो मैंने अगर एक क्रिश दे दिया तो वो क्रिश आगे चल के ऐसे प्रोग्रेसिव वे में क्रिस्टी मिलता, मतलब क्रिश का रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब वो आगे चला जाएगा ऐसे, लेकिन आपको जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है यहाँ से, देखो ये क्रिश था, ये ऐसे चला गया, या आगे इसके आगे चला जाएगा, मतलब ये से। लेकिन जो रिफ्लेक्शन आपको मिला, रिफ्लेक्शन कहाँ पे मिला? ये मिला यहाँ से, तो वो मिला ट्रफ। समझे? ये ऐसे आई थी, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे जाएगी। कुछ इम्पैक्ट आगे दिखेगा, कुछ इम्पैक्ट आगे यहाँ पे आगे रहेगा, कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो ये जो रिफ्लेक्शन का इम्पैक्ट है उसको आप देखो, ये क्रिस्ट आपने भेजा था, आपको रिफ्लेक्शन में ट्रफ मिला, क्रिस्ट भेजा था, ट्रफ मिला, पाई डिग्री का चेंज। समझे? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम रेरर से डेंसर में जा रहे हैं। समझे क्या? यस सर। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी बहुत। तो आप किस में से किस में जाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। टॉपिक क्लियर है? आगे चलूं? ये इसको फिर से यस। बताओ। नहीं सर, आगे चल। देखो, फिर ये पूरा टॉपिक आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव सेशन में आ सकता है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में क्या रिफ्लेक्शन का रहेगा, मतलब जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव का देख लिया, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का कैसे सवाल है? तो लॉन्जिट्यूडनल वेव में अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, अगर डेंसर मीडियम से आ रही हो और रिजिड सपोर्ट में बैठ रही हो, मतलब रिजिड सपोर्ट को रिफ्लेक्शन होके आ रही हो, तो एक चीज तो कंफर्म है कि अगर हम डेंसर मीडियम में है, फिलहाल डेंसर मीडियम में आ रही है वेव, तो क्या होता है? क्रिस्ट का क्रिस्ट मिलेगा, ट्रफ का ट्रफ मिलेगा। कब? जब वो रेरर से डेंसर में जाएगी, ठीक है। रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते टाइम क्रिस्ट का क्रिस्ट, ट्रफ का ट्रफ, और कोई फेज चेंज नहीं, मतलब ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये आपकी केस का उल्टा हो गया, मतलब ट्रांसवर्स वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जैक्ट उल्टा चलता है रिलेशन। वो जो आपने ट्रांसवर्स वेव में पढ़ा उसके उल्टा रहेगा इसमें लॉन्जिट्यूडनल वेव में। फिर से एक बार वो डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार। तो कहने का मतलब था मेरा कि अगर हम ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव के प्रोपगेशन को, रिफ्लेक्शन को देखें, तो यहाँ पे समझो मैं ये ट्रांसवर्स लिखता हूँ और ये लॉन्जिट्यूडनल लिखता हूँ। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है? अगर हम रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है? तो आपको जो क्रिस्ट मिलता है वो ट्रफ में बदल जाता है, और जो ट्रफ मिलता है वो क्रिस्ट में बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फेज चेंज होता है, फेज चेंज का यहाँ पे लिखता हूँ, पाई डिग्री से फेज चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाऊं तो ट्रांसवर्स वेव में क्रिस्ट का क्रिस्ट ही मिलेगा, ट्रफ का ट्रफ ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे नो फेज चेंज, ठीक है। ये चीज थी। अब इसका थोड़ा उल्टा हो जाता है लॉन्जिट्यूडनल में। लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है? अगर हम रेरर से डेंसर में जाते हैं, ठीक है, यही केस, ये वाली केस, ये वाली केस देखो, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये नीचे का ऊपर आ जाता है इसको। मतलब क्या हो जाता है? देखो क्रिस्ट का क्रिस्ट ही मिलेगा आपको, और फिर ट्रफ का ट्रफ ही मिलेगा आपको, और कोई फेज चेंज नहीं होता है, नो फेज चेंज। अब यहाँ पे क्रिस्ट ट्रफ नहीं होता है, ये एक्चुअल में इसको, इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन है। तो कॉम्प्रेशन अगर मिला तो कॉम्प्रेशन ही मिलता है, और अगर रेरिफैक्शन मिला तो रेरिफैक्शन ही मिलता है। समझे क्या? समझे क्या? यस सर। हाँ, और आगे चलते हैं। अगर हम डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कोई दो स्ट्रिंग है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ज्यादा हेवी स्ट्रिंग को मैंने अगर क्रिच दिया तो लाइटर स्ट्रिंग में जाते टाइम उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा मुझे हेवियर स्ट्रिंग में, तो वो जो आएगा वो आएगा, अगर
मैंने कॉम्प्रेशन दे दिया तो उसका रिफ्लेक्शन रेडिफ्रैक्शन में आता है, और रेडिफ्रैक्शन दिया तो उसका रिफ्लेक्शन कॉम्प्रेशन में आता है। यहाँ पे आपको फेज चेंज दिखेगा पाई डिग्री का, समझे? ये उल्टा हो गया। अब क्लियर है डिफरेंस? हेलो, yes sir, हाँ, ये आउटपुट निकाल लो, आउटपुट इंपॉर्टेंट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान दो, ये पूरा टॉपिक इसी में चलता है। ट्रांसफर से का एग्जैक्ट ऑपोजिट लॉन्जिट्यूडनल वेव, एक कोई भी को लक्ष्य हो, मतलब एक एक किसी को भी ध्यान में रखो, दूसरा अपने आप ध्यान में रह जाएगा। रेरर से डेंसर में जाते टाइम ट्रांसफर्स को याद रखो, रेरर से डेंसर में जाते टाइम क्रिस्ट का ट्रफ, ट्रफ का क्रिस्ट 5 डिग्री का फेज डिफरेंस। डेंसर से रेरर में आते टाइम क्रिस्ट का क्रिस्ट, ट्रफ का ट्रफ, नो फेज डिफरेंस। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट लगाओ, ट्रांसफर्स मिल जाएगा, लॉन्जिट्यूडनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं ये डेंसर मीडियम में जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब उल्टा चल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, अगर कॉम्प्रेशन मतलब यहाँ पे अगर रेडिफ्रैक्शन टच होता है तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन मिल जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रेडिफ्रैक्शन का कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट हो गया हो और फिर यहाँ पे प्रोपोगेट हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, तो बराबर उल्टा मिलेगा सब कुछ। तो ये आपको पता होना चाहिए इतना। फिर इसके बाद सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया है वो इंपॉर्टेंट है। ये बोला है व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट independent of the presence of the other wave. The resultant displacement of the wave of that point is equal to the vector sum of the displacement due to the individual wave at that point. तो इसका कहने का मतलब है कि अगर दो कोई भी वेव है, वो एक ही डायरेक्शन में एक ही कॉमन पॉइंट पे अगर पास किए, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इनडायरेक्टली एम्पलीट्यूड, ठीक है, वो वेक्टर सम रहती है। वेक्टर सम मतलब क्या? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली उनकी वेक्टर सम आएगी। तो कहने का मतलब है एक वेव है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी वेव है वो भी लगभग वही से जा रही है, इसे ओवरलैप होके दूसरी एम्पलीट्यूड की। तो क्या होता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं ना हम, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए होता है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, और ये मिनिमम, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट स्मॉल ए होगा, समझो इसका कैपिटल ए है। तो ये दोनों एक दूसरे ओवरलैप हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड की भाषा में, और अगर वेक्टर की भाषा में बोले हमने, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट समझो, अभी हम एम्पलीट्यूड के इसमें बोल देते हैं, ये पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है समझो ए वेक्टर, और ये दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है ए वेक्टर। तो इन दोनों का वेक्टर सम, मतलब हम वेक्टर की सम करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। और वेक्टर जो सम की जाती है वो ट्रायंगल लॉ से की जाती है, मतलब कोई भी वेक्टर को आप सम करते हो तो ऐसे ट्रायंगल लॉ की तरह करते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं। ट्रायंगल लॉ मतलब ट्रायंगल लॉ का जो रिजल्टेंट होता है उनकी वेक्टर सम होता है। तो इनमें बहुत आसान है, देखो अगर बोला जाए तो ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसे दिखती है, मतलब एक वेव ऐसे चल रही और दूसरी जो वेव है वो समझो ऐसे चल रही, ठीक है। तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा ऐसे, और मतलब ये यहाँ से होना चाहिए था, ठीक है, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे चल रहा है। तो ये पहले वेव का डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरे वेव का डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट समझो, मैं इसको x1 वेक्टर बोल देता हूँ, इसको x2 वेक्टर बोल देता हूँ। तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा, इस ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर का सम ट्रायंगल लॉ होता है। तो ये जो आता है ना, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है, x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर। क्लियर है? वेक्टर में आप देख चुके हैं अभी। तो वो वही बोलने का ट्राई कर रहा है आपको, दो वेव अगर साइमल्टेनियसली एक ही पाथ पे प्रोपोगेट होगी एक ही पॉइंट से, तो आपको उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का रिजल्टेंट जो मिलेगा, मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा, वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम रहेगा। मतलब ट्रायंगल लॉ यूज करके आपको उसको सम करना है। समझा? समझा? yes sir, आगे चलते। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ये पंच लाइन बन के आ जाता है। फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में देखो, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात कर रहे हैं। जब दो वेव्स एक दूसरे के अंदर जाती रहती है, मतलब एक क्रीस्ट आ रहा है ऐसे, एक ट्रफ आ रहा है ऐसे, और दोनों एक दूसरे में मर्ज होके फिर आगे चले जाते हैं, तो इसको सुपरपोजिशन बोलते हैं हम। मतलब दोनों एक दूसरे पे मर्ज होके निकलेंगे बाहर। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये ऐसे आ रही थी एक सेकंड में, और फिर ये यहाँ से आ रही थी ऐसे दूसरी वेव, ठीक है, ऐसे।
फिर 1 सेकंड क्या हुआ, ज्यादा बढ़ गया तो थोड़ा पास आ गई वो, और पास आ गई, ठीक है। फिर अगले सेकंड में क्या हो गया, वो और पास आ गई, एक ऐसे आ गई, और ये यहाँ से जो वेव आ रही थी वो ऐसे आ गई। फिर अगले सेकंड में क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे में मर्ज होने लग जाएंगी। ये एक्चुअल में यहाँ पे रहेगा, और ये डॉटेड मतलब यहाँ पे जाने वाली थी वैसे, और ये जो वेव आ रही थी वो एक्चुअल में यहाँ तक आएगी, और ये डॉटेड ऐसे जाने वाली थी। तो मर्जिंग होने लग चालू हो गया देखो, तो एक्चुअल में इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ गया है उसका। अगर हम इम्पैक्ट पे ध्यान देंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मर्जिंग ज्यादा हो जाता है, तो बड़ा सेक्शन लिया उसने। 4 सेकंड में क्या होगा, ये वेव ऐसे पास हो जाएगी इधर, और ये दूसरी वेव ऐसे पास हो जाएगी इधर, ठीक है। तो ये यहाँ से रेड वाली वेव ऐसी चली गई उधर, और ये ब्लू वाली जो वेव थी ना वो ऐसे आके यहाँ पे चली गई, आगे चली गई। और फिर आगे जाके यहाँ की वेव ऐसे आगे मतलब ये वाली वेव ऐसे जाके ऐसे चली गई है, और वो वाली वेव थी वो ऐसे आके ऐसे चली गई, ठीक है, आगे चली गई। और फिर आगे तो वो बहुत आगे आगे चली जाती है। तो इसका यहाँ पे एक चीज आपको समझेगी, देखो जब दो वेव एक दूसरे में मर्जिंग होता है, तो ये डायरेक्शन ऑफ टू वेव्स पल्सेस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड सेम फेज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब सेम फेज एंगल मतलब होने वाली, सेम एम्पलीट्यूड वाली वेव्स एक दूसरे में सुपरपोज होके क्या होता है, उसके बारे में ये पूरा डायग्राम आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो आपको एक चीजें समझेगी, जब वो जैसे जैसे वो पास आते हैं तो आपको उनमें मर्जिंग होती है। कहने का सिंपल आसान मतलब है कि जब दो वेव एक दूसरे पे मर्जिंग होती है ना, तब अगर दोनों की तरफ से क्रिस्टल आएगा तो वो एक दूसरे पे मर्ज होके उसकी एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेगा, ठीक है। कहने का मतलब है, देखो ये यहाँ से आ रही थी, ये ऐसे जाके मर्ज हो रही थी इस पे, और एक दूसरी आके ऐसे आके मर्ज हो रही थी, तो आपको रिजल्टेंट दिख रहा है, देखो थोड़ा बढ़ गया वो वेव, एक्चुअल में इम्पैक्ट बढ़ गया है उसका। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, ये पहले वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट की प्लस दूसरे वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट समेशन है, अलजेब्रिक सम है, मतलब अलजेब्रिक नहीं वेक्टर सम है, जो उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों क्रिस्ट आएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, अगर दोनों ट्रफ आए तो भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, बस नेगेटिव में बढ़ेगी। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइकिल आते हैं तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे अपोजिट आ रहा है, ये क्रिस्ट आ रहा है ऐसे, और दूसरा जो है ना वो ट्रफ आ रहा है, ठीक है। सो ये पास आते चलेंगे, फिर ये क्रिस्ट ऐसे पास आ जाएगा, फिर ये ट्रफ आ जाएगा ऐसे, और फिर क्या हो जाता है, ये जो है ना ये क्रिस्ट ऊपर का ऐसे आ गया, और ये जो है ना इसका ये ट्रफ ऐसे ऊपर का आ गया है, ठीक है। तो ये एक दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, इसकी एम्पलीट्यूड रहेगी पॉजिटिव, समझो ए, तो इसकी वही निगेटिव ए रहेगी, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को बिल्कुल जीरो कर देंगे। इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नल दिखेगा, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन दिखेगा, देखो इसे, ठीक है। एक्चुअल में वो वेव दिखेगी नहीं, अब कैंसिल हो जाएगा, वो क्रिस भी ट्रम्प भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट में। और फिर वो ये जो वेव था ये आगे निकल जाएगा इससे, तो ये आगे निकल गया, देखो ये ऐसे आ रहा था, और यहाँ से ये आगे निकल गया, और ये जो इसका भी आ रहा था तो ऐसे आगे निकल, फिर वो आगे आगे आप अपना अपना डिस्टेंस कैरी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब वो सुपर इम्पोज होता है तब वो उनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे ऐसा हो गया कि ये एक्चुअल में ऐसे क्रिस्ट ऐसे जाना चाहिए था, नीचे से एक तरफ आना चाहिए था, ऐसे दिखना चाहिए था, लेकिन आपको जो वेव दिखेगी वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। क्यों दिखेगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ऊपर के क्रिस्ट ने नीचे के ट्रफ को कैंसिल कर दिया, दोनों की एम्पलीट्यूड सेम थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट है, और एक क्रिस्ट है ट्रफ है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपको सुपर इम्पोज, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन, ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव हो गया, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के इम्पैक्ट को खत्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि इनका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट आएगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो निगेटिव एक्स वन डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आपकी रिजल्टेंट क्या बना देंगे, जीरो, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए इसकी वजह से रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो ये इम्पैक्ट आपको स्टेशनरी वेव बना के देता है। तो सुपरपोजिशन ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव्स को बनाएगा। यहाँ पे आपकी आवाज ज्यादा हो जाती है कभी कभार, और कब कम हो जाती है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, लाइट ज्यादा आता है फिर कम आता है, फिर ज्यादा आता है फिर कम आता है, ये सारी चीजें जो है, ब्राइटनेस कम ज्यादा होते रहता है कभी कभार, है ना। नहीं तो आप बीट्स अगर आपने सुने होंगे, तो कोई भी साउंड अगर होता है, अगर कोई भी टोन अगर तैयार होता है तो उसमें बीट्स आते रहते हैं, ज्यादा कम ऐसे वाइब्रेशंस आपको मिलते रहते हैं।
वो कम ज्यादा वाइब्रेशन क्यों मिलते हैं कि बहुत सारी वेव्स एक दूसरे में मर्जिंग होके कहीं पे तो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा, तो उसकी वजह से ज्यादा आवाज, कम आवाज, इंटेंसिटी कम ज्यादा होते रहेगी। तो उसको हम बोलते हैं बीट्स। बीट्स क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिपीट होते रहते हैं, तो बीट्स पे ही डांस करना पड़ता है आपको। सॉन्ग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, बीट्स। आपको बीट्स को पकड़ना पड़ता है। तो जब आप सिंगिंग में जाओगे तो आपको वहाँ पे समझेगा वो चीजें, बीट्स क्या होती है। तो बीट्स यही से जनरेट होता है, दो वेव्स एक दूसरे में सुपर पोजिशन होके बीट्स को जनरेट करते हैं। अब ये जो डेरिवेशन है, ये वही डेरिवेशन है। आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एक पहली वेव जो है समझो वो y1 वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव जो है वो y2 डिस्प्लेसमेंट करती है, पहली वेव जो है y1 डिस्प्लेसमेंट करती है। अब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने देखा था, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई रहता है। ये फाई मतलब क्या है, इनिशियल फेज एंगल, ठीक है। इनिशियली कोई फेज एंगल पहली वेव में है नहीं, दूसरी वेव में आएगा। मतलब कहने का मतलब है एक वेव ऐसे चल रही है और दूसरी वेव थोड़ा डिस्टेंस लेके चलेगी, मतलब ये इसी स्टार्ट हो गई, तो ये और ये इसके बीच में जो एंगल आया ना, इसको बोलते हैं पाई/2, समझो डिग्री से गैप है ये। तो ये पाई/2 इनिशियल फेज एंगल है, इसको हम बोलेंगे इनिशियली उसमें गैप है इतना, तो वो एक आगे चलेगा एक पीछे चलेगा, पहले से ही चलता है वो। तो पहली वेव जो है वो बराबर 0 से स्टार्ट हुई, दूसरी वेव जो है वो कुछ तो भी 5 डिग्री बाद में स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ऐसे दो वेव्स थी, उनके डिस्प्लेसमेंट के आपको इक्वेशन पता है। अभी मैंने बोला उन आपको कि इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को सम कर दो। तो यहाँ पे हम सम कर देंगे इनकी। तो अगर हम सम कर देंगे तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कौन सा, साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला? साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो अलग अलग टर्म्स में। मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ ये अभी क्योंकि हो गया है पहले भी। तो फिर इसमें से मैं साइन ऑफ ओमेगा टी की जो टर्म है, साइन ऑफ ओमेगा टी की टर्म को कॉमन निकालता हूँ। तो मैं इसमें से अगर ये साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन निकालूंगा तो a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई साइन ऑफ ओमेगा टी कॉमन निकल जाएगा, और ये बची हुई टर्म यहाँ पे रह जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। इसमें ये जो टर्म है ना, इसको ये ए कॉस ऑफ थीटा बोल देता है, मतलब इसने एक कांस्टेंट ले लिया उसको ए कॉस ऑफ थीटा, मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट ए कॉस ऑफ थीटा लिख दूंगा, और ये जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे मैं ए साइन ऑफ थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि वो हार्मोनिक फंक्शन है। तो थीटा मतलब क्या है, फेज एंगल होता है। फाई मतलब क्या, इनिशियल फेज एंगल होता है। थीटा मतलब क्या, दो वेक्टर्स के बीच में का एंगल होता है। तो यहाँ पे मैं उनको कांस्टेंट बोल दिया। अब मैं उनकी जगह पे ये टर्म और ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वाली टर्म सब्स्टिट्यूट कर दी। इसमें से क्या हो जाएगा देखो, कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, नहीं तो फाइव प्लस ओमेगा टी, मतलब ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। ए तो पहले कॉमन निकल जाएगा बाहर, बीच में क्या बचेगा देखो, ये साइन को मैं पहले लिखता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस मतलब इंटू कॉस ऑफ फाइव, कॉस ऑफ थीटा, और ये प्लस हमारा फॉर्मूले के हिसाब से कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस इंटू साइन ऑफ थीटा होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला आपको बिल्कुल दिखेगा यहाँ पे, देखो ये टर्म, इन टर्म्स को अगर हमने देखा तो वो एग्जैक्ट बैठती है। फिर इनका मतलब हो जाता है कि ए तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कोई भी वेव जब एक दूसरे में सुपर पोजिशन होगा तो उनका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव मिलता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो। लेकिन एम्पलीट्यूड के बारे में क्या, उसके एम्पलीट्यूड कितनी हाई रहेगी। तो एम्पलीट्यूड के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो ये फॉर्मूला बहुत जगह पे हम वेक्टर्स में यूज करते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स के एम्पलीट्यूड निकालने का यही फॉर्मूला होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज भी कर सकते हो उसको। तो ये बोलेगा कि वो जो दो आपने दो फैक्टर लिए थे, मतलब एक एक साइन, एक कांस्टेंट को ये लिया था, एक कांस्टेंट को ये लिया था, दोनों का स्क्वायर करके वो यहाँ पे ऐड कर देगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी वो टर्म्स ऐड हो जाएंगी। इसका इसमें से उसको एम्पलीट्यूड मिलता है, तो ये टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देता है। इसमें से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बीच में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसका आंसर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया उसका आंसर, और ये बचा हुआ सब कुछ यहाँ पे लिख दिया उसने। अब ये ए स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेगा, तो उसको ये लास्ट में फॉर्मूला मिलता है। ये फार्मूला बस आपको याद रखना है, डेरिवेशन नहीं रहा तो चलेगा। एम्पलीट्यूड होगी रिजल्टेंट, वो क्या रहेगी, पहले के एम्पलीट्यूड प्लस ट्वाइस ऑफ पहले के एम्पलीट्यूड दूसरे के एम्पलीट्यूड कॉस ऑफ इनिशियल फेज एंगल प्लस दूसरे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। A1 मतलब पहले वेव के एम्पलीट्यूड, A2 मतलब दूसरे वेव के एम्पलीट्यूड, कॉस ऑफ फाइव मतलब इनिशियल फेज एंगल बिटवीन टू वेव्स, ठीक है। अब यहाँ पे फाइव की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वो कैसे चल रहे हैं। अगर दोनों
फाइव की वैल्यू 0 है, फाइव की वैल्यू 0 का मतलब क्या, दोनों वेव एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये एक वेव है, यहाँ से एक वेव ऐसे स्टार्ट हुआ, दूसरा वेव भी यही से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जो बीच में जो फाई आने वाला था आपका, जो फाई एंगल था वो क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हुए। अगर एक ही जगह से स्टार्ट होंगे तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है आपका, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ फाई प्लस a2 का स्क्वायर। तो इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस ऑफ फाई की वैल्यू 0 डालेंगे, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आती, 1 आती। तो ये a1 भी वही है और a2 भी वही है, क्योंकि दोनों की एम्पलीट्यूड अगर सेम रहेगी, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं भी रही तो क्या आएगा फॉर्मूला, मतलब एक वेव छोटी है एक वेव बड़ी है, सब समझ लो। इसकी एम्पलीट्यूड a1 है, इसकी एम्पलीट्यूड a2 है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा रिजल्टेंट का स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 प्लस, क्योंकि कॉस ऑफ फाई की वैल्यू 1 होगी, a2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो अगर समझो हम ऐसे लेते हैं कि कोई दो वेव्स है, उनकी एम्पलीट्यूड भी सेम है और उनका इनिशियल पॉइंट भी सेम है, मतलब फेज एंगल भी सेम ही चल रहा है और एम्पलीट्यूड भी सेम ही चल रहा है। तो इस केस में एम्पलीट्यूड आप एक ही ले सकते हो, a1 a2, a1 भी वही रहेगा a2 भी वही रहेगा, और फेज एंगल तो फाई की वैल्यू तो 0 रहेगी। तो हमारा जो फार्मूला था एम्पलीट्यूड का, वो फार्मूला क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, फाई एंगल अगर 0 आएगा तो कॉस कॉस फाई आएगा नहीं, फिर a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 प्लस a2 का स्क्वायर, ऐसे वो फार्मूला था। आप इसमें आपने ये बोला कि उसके एम्पलीट्यूड भी सेम ही है, तो फिर आपको a1 a2 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप a लिख सकते हो। तो ये एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 इंटू a2 मतलब a स्क्वायर आ जाएगा फिर से, प्लस ट्वाइस ऑफ मतलब एक का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये टोटल मिला के कितने स्क्वायर हो गए, 1 2 और ये 3, मतलब ये 4 a स्क्वायर हो जाएंगे। तो फिर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा स्क्वायर रूट लेके। तो आपके एम्पलीट्यूड जो मिलेगी वो 4 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा 2 और a स्क्वायर का a, तो एम्पलीट्यूड मिलेगा ट्वाइस ऑफ, तो डबल हो गई, देखो एम्पलीट्यूड दिख रहा है क्या। मतलब जो आपकी वेव रहेगी, जिसकी जो एम्पलीट्यूड रहेगी, दोनों वेव एक दूसरे पे ओवरलैप होने की वजह से वो एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, बढ़ जाते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर है? क्लियर है? ये टॉपिक खत्म कर देता हूँ मैं, फिर बाद में रुक जाएंगे। ये फाइव का हो गया, डबल द एम्पलीट्यूड। अगर हम समझो क्रॉस कर देते हैं, मतलब अ, आपकी जो फाइव की वैल्यू है वो पाई डिग्री है, मतलब आउट ऑफ फेज चल रही हो पाई डिग्री से, तो क्या रहेगा, ऐसे कैसे हो, केस को समझो। एक वेव ऐसे चल रहा है और दूसरा वेव जो है वो आउट ऑफ मतलब फेज चल रहा है, मतलब आउट ऑफ फेज चलेगा, पाई डिग्री से उल्टा चलेगा, मतलब दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पाई का गैप है बीच में। तो आपका फाई एंगल जो है वो फाई की वैल्यू क्या रहेगी, पाई रहेगी, और कॉस ऑफ फाई की वैल्यू कॉस ऑफ पाई आएगी, और कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1 होती है, ध्यान में रख। तो अगर मैं इसको वैल्यू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, ये पहले वेव की समझो एम्पलीट्यूड a1 है और दूसरे वेव की एम्पलीट्यूड a2 है, दो अलग अलग एम्पलीट्यूड है फिलहाल के लिए। तो मुझे फार्मूला क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ पाई रहेगा यहाँ पे, और फिर a2 का स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो स्क्वायर रूट में देखो a1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये प्लस a2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मुझे जो वैल्यू मिलती वैसे मिलती है, ये -1 इसको माइनस कर देगा यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो a1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a1 a2 प्लस a2 का स्क्वायर। अब ये जो है ना, ये होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है आपका, a स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर a1 माइनस a2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। जब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये मॉड में आपको वैल्यू मिलेगी a1 माइनस a2, समझे।
क्लियर है यहाँ तक? क्लियर क्लियर है क्या? तो हाँ सर। आगे चलो, देखो लास्ट ऑफ पाई का गैप था, मतलब एक वेव ऐसे चलती थी, एक वेव ऐसी मतलब ऐसे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इनमें आप एक चीज देखोगे, मतलब ऐसे नहीं चलेगी वो, नीचे से ऐसे चलेगी, ठीक है, ऊपर से, क्योंकि स्टार्ट तो एक ही पॉइंट से होगी ना, एक जैसी ही वेव है, तो ऐसे ऊपर नीचे से चलती है। तो इनमें ये पाई डिग्री का क्या रहता है, तो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला था, आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिला था A1 माइनस A2 करने का। अगर समझो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम ही है, मतलब ये A1 और ये A2 दोनों एक ही है, तो हम बोल सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A ही रहेगा। तो इस फॉर्मूला में आपको एम्पलीट्यूड 0 मिल जाता है, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, देखो A माइनस A, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो रिजल्टेंट मिल गया 0। अब 0 क्यों मिला, तो बेसिक रीजन है इसका, देखो आप अगर डायग्राम में ठीक से ध्यान दोगे, तो एक वेव जो चल रही थी वो इस तरह से चल रही थी ऐसे, बराबर है। और ये जो दूसरी वेव है वो ऐसे स्टार्ट हो गई, तो ये इस साइकिल को बैलेंस कर देगी, इसको भी ये ऊपर वाला इसको बैलेंस कर देगा, ये नीचे वाला ये वाला इसको बैलेंस करेगा, ये वाला इसको बैलेंस करेगा, सब साइकिल एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, वेव स्टैग्नेट हो जाएगा, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 0 मिल जाएगा। समझेगा? समझे क्या? हेलो, ठीक है। ये हाँ वेव सर। ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप हो जाती है, ऐसे ऐसे ओवरलैप हो जाती है, पाई डिग्री से चेंज होंगे ना, तो ओवरलैप हो जाएगी एक दूसरे को। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो आपको एक स्टेशनरी वेव मिलती है। इस टाइप के वेव का क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव। ये टॉपिक आएगा आगे। तो ये जो वेव बनी ना, इसको बोलेंगे, ऐसे स्टेट दिखेगी स्टेशनरी वेव, मतलब वहीं पे रुकी हुई है ऐसा लगता है हमें, मतलब आगे पास नहीं हो रही है, ऐसा 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 लगता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, प्रोपोगेशन कैंसिल हो जाता है, रिजल्टेंट कैंसिल हो जाता है, तो हमें वो वेव रुकी हुई लगती है, इसलिए उसको स्टेशनरी वेव बोला जाता है। तो ऐसे लूप्स फॉर्म हुए तो स्टेशनरी वेव बनती है, क्योंकि ये पाई डिग्री से चेंज में है। मतलब ये पाई डिग्री से चेंज में क्यों है, क्योंकि क्रिस्टोफ में पाई डिग्री का पता है। ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं हम आज के लिए। ठीक है, आज फिजिक्स का ही लेक्चर होगा, मैथ्स का कल लेंगे हम। ठीक है, रुक जाते हैं। कोई डाउट है क्या, किसी को पूछ लो। नहीं डाउट सर। है किसी को?